नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी और एलटी बीपीएससी के क्रम में ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। हम आपको पहले भी बताए थे कि अब हम लोग जो है किरातार्जुनीय के बाद शिवराज विजय का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं शिवराज विजय यह जो ग्रंथ है यह अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित है। और आपको बता दें यह वीर रस प्रधान है और इसमें 3 विराम 12 निश्वास है। तो पहले ग्रंथ के जानकारी ना लेकर के पहले हम ग्रंथकार की जानकारी लेते हैं। अर्थात हम पहले अंबिकादत्त व्यास का परिचय पढ़ेंगे। अंबिकादत्त व्यास के परिचय पढ़ने के पश्चात ही हम लोग इनका जो ग्रंथ है जो 12 निश्वास और 3 विरामों में लिखा गया है, वीर रस प्रधान है, तो शिवराज विजय, इसका हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो प्रश्न बन पाएंगे इनसे उनका भी हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। देखिए, यदि अंबिकादत्त व्यास के परिचय की बात किया जाए तो अंबिकादत्त व्यास के पितामह रहे हैं पंडित राजाराम। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित राजाराम किसके पितामह हैं तो आप बताएंगे अंबिकादत्त व्यास के पितामह राजाराम रहे और पिता दुर्गादत्त रहे। यानी अंबिकादत्त व्यास के पिताजी का नाम दुर्गादत्त था और इनके चाचा दादा की यदि बात की जाए तो देवीदत्त रहे। कौन रहे गुरुजी? देवीदत्त रहे। तो यदि पितामह की बात किया जाए तो पंडित राजाराम रहे और पिता की यदि बात किया जाए अंबिकादत्त व्यास जी के तो दुर्गादत्त जी रहे और यदि चाचा या दादा की बात किया जाए तो देवीदत्त रहे। अच्छा, अंबिकादत्त व्यास जी के एक पुत्र भी था जिसका नाम था पंडित राधा कुमार व्यास जी। तो देखिए, इनके पितामह भी रहे, पिता भी और चाचा दादा भी रहे और एक पुत्र भी इनका था जिसका नाम है पंडित राधा कुमार व्यास। तो यदि पूछ ले कि पंडित राधा कुमार व्यास का संबंध किससे है तो आप बताएंगे अंबिकादत्त व्यास जी के हैं। तो अंबिकादत्त व्यास जी के पुत्र का नाम यदि पूछ लेता है आपसे परीक्षाओं में तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे पंडित राधा कुमार व्यास जी नाम बताएंगे। आगे दिया कि राजाराम के 2 पुत्र हुए। देखिए, पंडित राजाराम जो है यह अंबिकादत्त व्यास जी के पितामह है। इनके 2 पुत्र हुए। कौन पुत्र हुए? दुर्गादत्त और देवीदत्त हुए। तो यदि पूछ लेगा कि पंडित राजाराम के कितने पुत्र थे तो भैया दुर्गादत्त और देवीदत्त थे। और दुर्गादत्त के यदि भाई का नाम पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे देवीदत्त थे। कौन थे? देवीदत्त थे। इसी कारण से ही अंबिकादत्त व्यास के चाचा या दादा हो, ठीक है ना। तो इसमें कन्फर्म नहीं कि चाचा है कि दादा है, कोई ना कोई थे। क्यों? इसलिए कोई ना कोई थे क्योंकि दुर्गादत्त के पंडित राजाराम के 2 पुत्र हुए जिनमें एक दुर्गादत्त थे, एक देवीदत्त थे, ठीक है। तो इनमें चाचा या दादा कोई भी हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो गोत्र दिया इनका, तो अंबिकादत्त व्यास जी का गोत्र जो रहा यह पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण थे, यजुर्वेदी ब्राह्मण थे और तिप्रवर ये भीड़ा वंश के ब्राह्मण थे। किस वंश के? तिप्रवर भीड़ा वंश के ब्राह्मण माने जाते हैं। तो पूछ लेगा कि भीड़ा वंश से सब संबंध, भीड़ा वंश से किसका संबंध है तो आप सभी बताएंगे कि भीड़ा वंश से अंबिकादत्त व्यास जी का संबंध है। तो अंबिकादत्त व्यास जी किस गोत्र के ब्राह्मण माने जाते हैं तो आप बताएंगे कि पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण माने जाते हैं और यजुर्वेदी ब्राह्मण माने जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ना ऋग्वेदी भी ब्राह्मण हुआ करते थे, यजुर्वेदी भी ब्राह्मण हुआ करते थे, सामवेदी भी ब्राह्मण हुआ करते थे, अथर्ववेदी भी ब्राह्मण हुआ करते थे। अर्थात जो ऋग्वेद का पाठ करता था उसको ऋग्वेदी लोग ब्राह्मण कहते थे, जो यजुर्वेद का पाठ करता था उसको यजुर्वेदी ब्राह्मण लोग कहते थे। और तिप्रवर ये इनका संबंध भीड़ा वंश से भी था। और इनकी यदि जन्मस्थान की बात किया जाए कि अंबिकादत्त व्यास का जन्मस्थान कहाँ है तो भैया इनका जो राज्य है ना राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है या किस राज्य में हुआ है तो राजस्थान बताएंगे। और राजस्थान में एक जिला है जयपुर। कौन सा जिला है? राजस्थान के जिला जयपुर और ग्राम इनके नाम है रावत जी का धूला। कौन सा ग्राम नाम है भैया? अंबिकादत्त व्यास जी के गांव का नाम है रावत जी का धूला। और रावत जी का धूला ये जो गांव है ये राजस्थान में है। कहाँ है गुरु जी? राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? तो जयपुर जिले में है और गांव का नाम है रावत जी का धूला। तो प्रश्न यदि आता है कि रावत जी का धूला से संबंध
किसका है? तो आप बताएंगे श्री अंबिकादत्त व्यास जी का है। देखिए मोहल्ले तक की भी बात किया जाए तो मोहल्ला इनका जो रहा है यह सिलावटी रहा है। तो सिलावटी में जन्म किसका हुआ था? तो आप बताएंगे अंबिकादत्त व्यास जी का हुआ था। तो अंबिकादत्त व्यास के जन्म स्थान के संबंध में यदि बात किया जाए तो गुरुजी राज्य इनका राजस्थान था, जिला जयपुर था और रावत जी का धूला नामक गांव था और उस गांव में रावत जी के धूले नामक गांव में ही मोहल्ला सिलावटी हो गया। जैसे आप प्रयागराज में पढ़ते हैं और प्रयागराज में आप दारागंज में रहते हैं और दारागंज के में भी मोहल्ले कई मोहल्ले हैं। तो आप लोग जैसे सलूरी में चले गए तो बताते हैं कि हम इस गली में रहते हैं, उस गली में रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, इस मोहल्ले में, जैसे शुक्ला टोला, ठीक है, तिवरियान टोला सलूरी में है। तो ठीक उसी प्रकार से इनका भी जो मोहल्ला था वह सिलावटी था। तो सिलावटी मोहल्ला किसका रहा? तो आप बताएंगे सिलावटी मोहल्ला जो है अंबिकादत्त व्यास जी का रहा है। तो अंबिकादत्त व्यास के जन्म स्थान के संबंध में यदि बात किया जाए तो मैंने पहले भी कहा कि इनका राज्य राजस्थान रहा, जिला जयपुर रहा और ग्राम रावत जी का धूला रहा और मोहल्ला सिलावटी रहा। अब इसके बाद दिया है कि इनका जन्म समय कब है। अंबिकादत्त व्यास के जन्म समय की यदि बात किया जाए जो चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी में। यदि इनके जन्म की बात किया जाए जो चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अष्टमी तिथि थी और संवत 1915 में और ईस्वी में यदि बात किया जाए तो 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो संवत 1915 में किनका जन्म हुआ था? तो अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म हुआ था। अंबिकादत्त व्यास जी का किस सन में जन्म हुआ था, ईस्वी में हुआ था? तो 1858। संवत की बात किया जाए तो 1915 और यदि सन की बात किया जाए या ईस्वी की बात किया जाए तो 1858 ईस्वी में जन्म हुआ था श्री अंबिकादत्त व्यास जी का। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में हुई थी। तो जो अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु की बात किया जाए तो भैया मार्गशीर्ष था, ठीक है ना, अगहन का महीना था और कृष्ण पक्ष लगी। देखिए जन्म हुआ शुक्ल पक्ष में और मृत्यु हो रही है कृष्ण पक्ष में। देखो दोनों है, पक्ष दो है, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो जन्म तो इनका अच्छे में हुआ, चैत्र में हुआ, ठीक, नवरात्रि का समय होता है, कितना बढ़िया जन्म हुआ। और देखिए मार्गशीर्ष अगहन में, अगहन का महीना था और कृष्ण पक्ष में इनकी मृत्यु हुई। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि त्रयोदशी में हुई। कब हुई? त्रयोदशी में हुई और सोमवार का दिन था, भगवान भोले का दिन था। उस दिन संवत 1957 अर्थात सन 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यदि इनके शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने काशी में अध्ययन अध्यापन किया था। तो काशी में अध्ययन अध्यापन किस कवि ने किया था? तो श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने किया था। तो श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने किस स्थान पर अध्ययन अध्यापन किया था? तो आप बताएंगे श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने काशी नामक स्थान पर अध्ययन और अध्यापन किया था। और इनके यदि कुल रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी कुल रचनाएं 78। कितनी रचनाएं हैं गुरु जी? इनकी कुल रचनाएं हैं 78 और प्रसिद्ध है शिवराज विजय, हम लोग पढ़ते हैं और इसमें वीर शिवाजी की पूरी कहानी दी है। और वीर शिवाजी ने किस प्रकार से अपने साहस, अपने अदम्य उत्साह, इनकी एक प्रतिज्ञा ही थी, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को साध लेंगे या तो देह को नष्ट कर देंगे। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले वीर शिवाजी की कथा को लेकर के शिवराज विजय लिखी गई है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति, कितना बढ़िया दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि रात जाएगी अंधेरा दूर होगा, फिर से कमल खिलेगा और भंवरा बाहर आएगा। कितना अच्छी बात है। तो इनकी कुल रचनाओं की यदि बात किया जाए तो इनकी कुल रचनाएं रही हैं 78। कितनी रचनाएं गुरुजी? 78 रही हैं। और इन संस्कृत रचनाओं की बात किया जाए तो यह शिवराज विजय इनका उपन्यास है। क्या है गुरुजी? शिवराज विजय उपन्यास है। इसमें 3 विराम 12 निःश्वास। कितने विराम? 3 विराम और 12 निःश्वास है। कितने भैया? 3 विराम में 12 निःश्वास हैं। हम लोग प्रथम निःश्वास पढ़ेंगे, हम लोगों के सिलेबस में है, टीटीटी में, एलटी में प्रथम निःश्वास। और बीपीएससी में भी पूछता है, एग्जाम कहीं ना कहीं से पूछ लेता है प्रश्न। तो आप लोग 3 विराम और 12 निःश्वासों वाली अंबिकादत्त व्यास जी की जो रचना है शिवराज विजय, इसको हम लोग प्रथम निःश्वास पढ़ेंगे। और शिवराज विजय उपन्यास है। क्या है गुरुजी? उपन्यास है। इनका एक नाटक है सामवतम, सामवतक नाटक है, जिसको इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही लिख लिया था।
तो 22 वर्ष की अवस्था में शिवराज विजय मतलब 22 वर्ष की अवस्था में श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने कौन सी रचना की थी? तो 22 वर्ष की अवस्था में श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने सामवतम नाटक की रचना की थी। ठीक है, और इनका नाटक और है रत्नाष्टक। रत्नाष्टक भी शिवराज विजय के रचनाकार जो है अंबिकादत्त व्यास जी, इनकी ही रचना है। और कथा कुसुमम आदि इनके नाटक मिलते हैं अंबिकादत्त व्यास जी के। और यदि इनकी हिंदी रचनाओं की बात किया जाए तो बिहारी बिहार, जो कि कुंडलिया छंद में है। किस छंद में है? इसी में इनकी जीवनी भी मिलती है। अगर प्रश्न आ जाता है कि अंबिकादत्त व्यास जी की जीवनी कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे बिहारी बिहार या कुंडलिया छंद में इन्होंने लिखी थी हिंदी रचना। इसमें इन्होंने अपना जीवन परिचय भी लिखा है। और पत्रिका की बात किया जाए तो पीयूष प्रवाह का संपादन इन्होंने किया था। प्रश्न यदि आता है, आपसे पूछता है कि पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आप बताएंगे कि पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन श्री अंबिकादत्त व्यास जी ने किया था। ठीक है, अब आगे देखिए दिया हुआ है उपाधियाँ इनकी। यदि उपाधियों की बात किया जाए तो प्रश्न आता भी है उपाधियों में बढ़ चढ़ करके प्रश्न शिवराज विजय से आता है। तो आइए हम लोग उपाधियाँ इनकी जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जो इनकी उपाधियाँ हैं, सुकवि इनको उपाधि दिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन दिए भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और काशी कविता वर्धिनी सभा ने इनको उपाधि दिया सुकवि की। प्रश्न आ जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्री अंबिकादत्त व्यास जी को कौन सी उपाधि दिया है, तो आप बताएंगे सुकवि की उपाधि दिया है। और काशी कविता वर्धिनी सभा ने अंबिकादत्त व्यास जी को कौन सी उपाधि दिया है, तो आप बताएंगे भैया सुकवि की उपाधि। तो सुकवि की उपाधि अंबिकादत्त व्यास जी को किसने दिया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशी कविता वर्धिनी सभा ने दिया है। और घटिका शतक की उपाधि इनको ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा से मिला है। तो ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने अंबिकादत्त व्यास जी को किस उपाधि से नवाजा था, तो आप बताएंगे घटिका शतक। अर्थात घटिका शतक मतलब क्या होता है? एक घटी में ये सब श्लोकों की रचना कर देते थे, ये क्षमता इनकी थी। भाई साहब, एक घटी में सब श्लोकों की रचना कर देते थे, इसलिए इनकी उपाधि घटिका शतक इनको मिली ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा के द्वारा। और शतावधान की उपाधि भी इनको मिली है। इसकी जानकारी अप्राप्य है, प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए यदि पूछ लेता है कि शतावधान की उपाधि किसको प्राप्त हुई है, तो अंबिकादत्त व्यास जी को प्राप्त हुई। भारत रत्न देखिए, इनको काशी की जो महासभा है, काशी की महासभा ने इनको भारत रत्न की उपाधि दी थी। और काशी की कविता वर्धिनी सभा ने इनको सुकवि की उपाधि दी थी। यदि पूछ लेता है कि काशी की कविता वर्धिनी सभा ने अंबिकादत्त व्यास जी को कौन सी उपाधि दी है, तो वह सुकवि की उपाधि दी है। यदि काशी की महासभा की बात किया जाए तो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी है। देखो, यहाँ कविता वर्तनी सभा है, इसलिए सुकवि कहा, सुंदर कवि कहा। और जो महासभा है, सभा में भी महासभा है, वह भारत रत्न की उपाधि देती है। तो जब महा का नाम आ जाए तो आप भारत रत्न लगा दो, कि भारत रत्न तो सबसे बड़ा सम्मान होता है। और कविता वर्धिनी सभा ने सुकवि की कविता वर्धिनी सभा ने कहा बढ़िया कवि हैं, अच्छे कवि हैं। लेकिन जो महासभा है काशी की, उसने कहा नहीं, अच्छे ही कवि नहीं, इनको भारत रत्न से नवाजा जा, इतने अच्छे कवि हैं कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। तो भारत रत्न की उपाधि इनको काशी की महासभा ने दिया था। और इनकी उपाधि अभिनव बाण और आधुनिक बाण भी कहा जाता है। तो पांचाली रीति इनकी भी है, तो अभिनव बाण भी इनको कहा जाता है और आधुनिक बाण भी कहा जाता है। और भारत भूषण भी इन्हीं की उपाधि रही है। और महाकवि भी अंबिकादत्त व्यास जी की उपाधि रही है। अब देखिए, इसमें और आगे दिया हुआ है कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कैसा? प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रणेता थे अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास ने कौन सी रचना की है? प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की है। प्रश्न आ जाए कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे अंबिकादत्त व्यास हैं। और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो आप बताएंगे शिवराज विजय। और शिवराज विजय में कितने विराम हैं, तो भैया 3 विराम है। कितने विराम हैं? 3 विराम है। और शिवराज विजय में कितने निःश्वास हैं, तो भैया आप बताएंगे 12 निःश्वास है। तो देखिए 4 × 3, तो एक विराम में 4 निःश्वास। एक विराम में कितना? 4 निःश्वास। एक विराम में 4 निःश्वास।
और 4 गुणे 3, तो बता दें आपको 4 निश्वास गुणे 3 विराम, तो 4 3 12 निश्वास टोटल हुए। तो भाई साहब यदि प्रथम विराम में बात किया जाए कितने निश्वास है, तो 4 निश्वास है। द्वितीय विराम में 4 निश्वास है, तृतीय विराम में 4 निश्वास, तो 4 गुणे 3 बराबर 12 निश्वास पूरे हो गए। तो बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। यदि पूछ लेता है कि बिहारी बिहार में व्यास जी का संक्षिप्त परिचय मिलता है, यदि पूछ ले कि व्यास जी का संक्षिप्त परिचय कहाँ मिलता है, तो आप बिहारी बिहार में बताएंगे। अब बिहारी बिहार जो रचना है यह कुंडलिया छंद में रचित हुई। आपको हमने पूर्व में ही पढ़ाया वीडियो अभी दिया इसी क्रम में कि जो बिहारी बिहार है यह कुंडलिया छंद में है, जिसमें अंबिकादत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। और लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। वाह, कितनी बड़ी बात है कि 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त कर लिया था अंबिकादत्त व्यास जी ने। और बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना भी व्यास जी ने किया था। यदि पूछ लेगा कि कहाँ पर अंबिकादत्त व्यास जी ने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किया था, तो आप बताएंगे बिहार में। यदि पूछ ले प्रश्न कि बिहार में किस समाज की स्थापना व्यास जी ने की थी, तो आप बताएंगे संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना बिहार में अंबिकादत्त व्यास जी ने की थी। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। प्रश्न आ जाता है यदि कि व्यास जी ने कितने वर्ष की अवस्था में ही रचना को आरंभ कर दिया था, तो आप बताएंगे व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य की रचना को प्रारंभ कर दिया था। अब आगे दिया हुआ है कि व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखी। यदि पूछ लिया जाए कि शिवराज विजय की रचना किस सन में हुई है, तो 1870 में हुई है। शिवराज विजय नामक उपन्यास की रचना किस कवि ने की है, तो आप बताएंगे अंबिकादत्त व्यास जी ने की है। कब की है, तो 1870 ईस्वी में की है। लेकिन इसका प्रकाशन जो है काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है। किंतु शिवराज विजय का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद होता है। कब होता है गुरुजी? उनकी मृत्यु के बाद होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर कि शिवराज विजय की मृत्यु कब हुई? सन 1900 ईस्वी में हुई है। कब हुई है गुरुजी? सन 1900 ईस्वी में शिवराज विजय के रचनाकार जो अंबिकादत्त व्यास जी हैं, इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही, कितने वर्ष बाद ही गुरुजी? देखिए, इनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही, यानी 1901 ईस्वी में यह जो शिवराज विजय है, इस रचना का प्रकाशन हुआ। कहाँ से? काशी से हुआ है। कहाँ से हुआ? देखो, लिखी गई 1870 में और 31 साल बाद इनकी रचना का प्रकाशन हुआ काशी में, इनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद। यदि पूछ लेगा कि शिवराज विजय की रचना का प्रकाशन अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु के कितने वर्ष बाद हुआ, तो आप बताएंगे अंबिकादत्त व्यास की 1 वर्ष की मृत्यु के बाद इनकी रचना का प्रकाशन हुआ था। अभी ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज, संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक रहे। शिवराज विजय के रचनाकार जो है अंबिकादत्त व्यास जी, गवर्नमेंट कॉलेज पटना में, ये संस्कृत कॉलेज था, पटना में प्राध्यापक रहे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत, शतरंज में भी व्यास जी की विशेष रुचि रखते थे। भाई साहब, कहे में तो साहित्य सृष्टा तो ये थे ही, साहित्य की रचना तो ये किया ही करते थे, 1 नंबर के वक्ता भी थे, चित्रकारिता भी इनको बहुत पसंद थी और अश्वारोहण भी इनको बहुत पसंद था, संगीत भी इनको बहुत पसंद था, शतरंज के भी खिलाड़ी थे। इन सब चीज़ों में व्यास जी विशेष रुचि रखा करते थे। तो व्यास जी किन किन चीज़ों में अपनी विशेष रुचि रखा करते थे, तो आप बताएंगे कि वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ साथ चित्रकारिता ये दिया, अश्वारोहण ये भी दिया, संगीत इसमें भी, और शतरंज आदि में भी व्यास जी विशेष रुचि रखा करते थे। ठीक है। और देखिए, यदि इनकी प्रिय वाद्य की बात किया जाए तो सितार, हारमोनियम, जल तरंग, मृदंग। तो देखिए भाई साहब, संगीत है तो सितार तो प्रेम रहेगा ही, हारमोनियम से प्रेम तो रहेगा ही, और जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। तो संगीत यदि किसी को आता है या संगीत का जो प्रेमी है, जो संगीत में रुचि रखेगा, तो निश्चित है कि सितार, हारमोनियम, जलतरंग, मृदंग आदि प्रिय वाद्य यंत्रों में तो प्रेम रखेगा ही रखेगा, निश्चित है ये।
इससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए नहीं याद आता उतने समय, तो आप अनुमान के हिसाब से भी मार देते हैं कि सितार, हारमोनियम, जलतरंग, मृदंग आदि इनके प्रिय वाद्य थे। और व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। व्यास जी किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे यदि प्रश्न आ जाए तो हिंदी के तो थे ही गुरुजी, संस्कृत के तो थे ही, देखिए अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा ही है, अंग्रेजी के तो थे ही, और बांग्ला भाषा के भी ज्ञाता थे। क्या बात है, 4-4 भाषाएं जिसको आती हो, जिसको 4-4 भाषाएं आती हो। हम लोग एक भाषा पढ़ने में हम लोग की आफत पड़ी है। संस्कृत पढ़े तो संस्कृत ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीजीटी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताओ, 7 किताबें हैं छोटी सी, और टीजीटी में यहाँ हेकड़ी निकल जा रही है। और ऐसे ऐसे हमारे भारत में विभूतियाँ हुई, ऐसे ऐसे हमारे भारत में विद्वान हुए, ऐसे ऐसी महान विभूतियाँ हुई जो एक भाषा नहीं अनेकों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, बड़े बड़े भाष्य लिख देने वाले। आज भी देख लीजिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी महाराज, बताइए वैदिक ज्योति, वैदिक गणित पर कितना बड़ा काम कर दिए। और हमारे रामानंदाचार्य जी महाराज जगत गुरु, आप सभी जाने अनंत विभूषित हैं, आँख नहीं है, आँख से अंधे हैं। रामभद्राचार्य जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज कितने बड़े ज्ञाता, कितने बड़े विद्वान, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसी ऐसी विभूतियाँ हमारे भारत में जन्म लेती हैं और हमारे भारत जैसी भूमि में जन्म ले करके बड़े से बड़ा काम करते। किन संतों में कितना अगाध प्रेम, कितनी अगाध विद्या है, सोचिए। तो हम आप छोटी सी टीजीटी पीजीटी में परेशान है, और ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ हमारे यहाँ हुई। विवेकानंद जी हुए, सोचिए। हाँ, राजा राममोहन राय जी हुए, सोचिए। कितना नाम लिया जाए, जितना भी नाम लिया जाए वो कम ही होगा। ये देखिए, यशस्वी राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, तो इन सब के नाम में नाम लेना ही हमारे लिए अपमानजनक होगा। जो हम नाम ले लेते हैं ऐसी विभूतियों का मुख से अपने, वो अपमानजनक होता है। ऐसे लोगों को तो पूजा जाता है। तो गुरुजी व्यास जी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन इनकी अच्छी गति थी। बताइए, न्याय में भी इनकी अच्छी गति थी। हम लोग क्या है, साहित्य पढ़ लिया, साहित्य नहीं आता। न्याय दर्शन कितना बढ़िया पढ़े थे। व्याकरण में भी प्रकांड विद्वान, वेदांत में भी प्रकांड विद्वान, और दर्शन में भी इनकी अच्छी गति थी। हम अब क्या करते हैं, एक ही ग्रंथ में परेशान हैं। अब देखिए, 1 घड़ी यानी 24 मिनट में कितने, 1 घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि मिली थी। सोचिए, यदि प्रश्न आ जाए कि अंबिका दत्त व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि कैसे प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे कि 1 घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना के कारण ही इनको घटिका शतक की उपाधि मिली है। ठीक, अब आगे दिया कि 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर, 100 प्रश्नों को एक साथ सुन करके उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने के कारण इनको शतावधान की उपाधि दी गई थी। बाप रे बाप, सोचिए, पहले 100 प्रश्नों को सुनते थे और 100 प्रश्नों को सुन करके उन 100 प्रश्नों का उत्तर क्रम से यथावत देने के कारण ही उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। हम लोगों को कोई 5 प्रश्न बोल दे लगातार और 5 प्रश्नों का उत्तर बोल दे कि लगातार देने के लिए बोल दीजिए क्रम से, नहीं दे पाएंगे। और वो 100 प्रश्न देने के और एक साथ सुन करके सभी प्रश्नों को उत्तर देने के कारण उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। आगे दिया, 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 यानी 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक नववर्षीय पुत्र और एक कन्या और पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व में प्राप्त हो गए। किसनी अवस्था में भैया, 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी ने संवत 1957 यानी 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र और एक कन्या और एक पत्नी को असहाय छोड़ करके पंचतत्व में प्राप्त हो गए। तो ये रहा मित्रों श्री अंबिका दत्त व्यास जी का सामान्य परिचय। अब हम लोग इसी के क्रम में आएंगे, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है शिवराज विजय, इसका भी हम लोग अध्ययन करने के लिए संक्षिप्त परिचय पहले पढ़ेंगे और फिर हम लोग पुस्तक मूल पढ़ेंगे। मूल पुस्तक में क्या दिया हुआ है उसको भी हम लोग अध्ययन करके मूल पुस्तक से ही आपको अध्ययन कराएंगे। और अभी तक आपके पास यदि संस्कृत गंगा प्रकाशन की पुस्तक ना हो तो आप सभी मंगा लें। और गुरुजी ने बहुत अथक प्रयास किया है, बड़ा अथक मेहनत हमारे पूज्य सर्वज्ञ भूषण गुरुजी ने किया है।
और जो आप लोगों के लिए एक नया इतिहास उन्होंने बना दिया है, तो उस इतिहास को आप लोग भी दोहराते रहिए, बनाते रहिए नया नया। तो आप जैसे रत्न तैयार होंगे अच्छे से अच्छे, हमारे गुरुजी का भी ये प्रयत्न रहा। तो पुस्तक है संस्कृत गंगा प्रकाशन की शिवराज विजया, उसको आप ले करके उसमें पढ़ सकते हैं, अच्छा दिया हुआ है। और हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास जहाँ से जैसी जैसी अच्छी अच्छी पुस्तकें मिल जाती हैं, तो वहाँ से मूल पुस्तकों से आपको पढ़ाने का हम प्रयत्न करते हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।